रश्मि घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने सपनों को पंख देना चाहती थी, मगर वह लाख कोशिशों के बावजूद भी खुद और परिवार के मध्य संतुलन नहीं बैठा पा रही थी। इससे पहले कि वह कोई ठोस निर्णय लेती, घर में एक घटना घट गई। माँ अनीता, मौसी इज कॉलिंग यू। 7 वर्षीय अक्षिता ने रश्मि को फोन लाकर दिया। उधर से अनीता की खनकती आवाज आई, तू तो हीरोइन बन गई माय डियर। पूरे ऑफिस में बस तेरे ही चर्चे हैं। पर मैंने ऐसा किया क्या है? वह तू कल आएगी तब देखना। अभी तो मैं इसे राज ही रहने देती हूँ। बस इतना समझ ले कि तेरी 1 महीने की मेहनत सफल हो गई और राज सर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। यह कहकर अनीता ने फोन रख दिया। यह अनीता भी ना सुरसुरी छोड़ने की अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। आधी बात भी बताने की क्या जरूरत थी? अब खुद तो चैन की नींद सोएगी और मैं रात भर करवटें बदलूंगी। बड़बड़ाते हुए रश्मि किचन समेटने में लग गई। 8 बज रहे थे। अभी अक्षिता को पढ़ाना बाकी था। ऑफिस से आने के बाद टीवी के सामने जमे पति अनुराग की बगल में बैठी अक्षिता को रश्मि ने आवाज लगाई। 1 घंटा पढ़ाने के बाद चैन की सांस लेकर बेड पर जैसे ही लेटी तो अनीता के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसे याद आ गया अपना ऑफिस, जहां वह पिछले 1 साल से एज ए पार्ट टाइम वर्कर काम कर रही थी और हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उसके हाथ में था, जिसका परिणाम आज ही आने वाला था। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वह पिछले 3 दिन से अवकाश पर थी। खैर, कल का कल देखा जाएगा। यह सोचकर उसने एक लंबी सांस ली और सोने का प्रयास करने लगी। अगले दिन सुबह ऑफिस पहुंचकर रश्मि अपनी सीट पर आकर बैठी ही थी कि चपरासी रामदीन ने आकर बोला, साहब आपको बुला रहे हैं। जैसे ही रश्मि ने राज सर के केबिन का दरवाजा खोला, वे अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उत्साह से भरकर बोले, वाह वाह, बधाई हो रश्मि जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। जिस प्रोजेक्ट की हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी, उसे हासिल करके आपने दिखा दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बस अपना काम ईमानदारी से किया है, रश्मि ने विनम्रता से कहा। वही तो लोग नहीं करते। मैंने आपकी काम के प्रति लगन देखकर ही यह प्रोजेक्ट आपको दिया था। फुल टाइम वाले भी इतनी ईमानदारी से काम नहीं करते जितना आप पार्ट टाइम में कर लेती हैं। अब आज से हमारी कंपनी की आप परमानेंट वर्कर हैं। कंपनी के सारे टेंडर वर्क आप ही देखेंगी। हाँ, हमेशा की तरह आपके लिए टाइम की कोई बंदिश अभी भी नहीं रहेगी। हमें तो बस काम चाहिए। जी सर, कहकर रश्मि आकर अपनी सीट पर बैठ गई। तभी अनीता ने आकर पीछे से उसकी आंखें बंद कर लीं। अनीता के स्पर्श को वह बहुत अच्छी तरह जानती थी, सो हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और शिकायती लहजे में बोली, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कल सुरसुरी छोड़कर खुद तो चैन से सोई और मैं सो ही नहीं पाई। अब चल, इतनी बड़ी खुशी को सेलिब्रेट भी करेगी या ऐसे ही बातें बनाती रहेगी? चल, कैंटीन में कॉफ़ी पीकर आते हैं। कहकर दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गईं। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू यार। राज सर, तो क्या किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा। पर तूने क्या कैलकुलेशन लगाकर टेंडर डलवाया कि प्रोजेक्ट हमें मिल गया। चल, अब ज़्यादा फूंस के झाड़ पे मत चढ़ा। कॉफ़ी पी और चल, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। उस दिन अगले कुछ प्रोजेक्ट के भी टेंडर डलवाने थे, सो उनकी प्लानिंग उसने अपनी 2 असिस्टेंट के साथ मिलकर की और 2 बजे ऑफिस से घर के लिए निकल आई। घर आकर अक्षिता को खाना खिलाकर जो सुलाने लेटी तो बंद पलकों में अतीत के कुछ पन्ने भी धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे। वह उस समय बीए की छात्रा थी, जब एक दिन अपनी सहपाठियों से अर्थशास्त्र के कुछ नोट्स मांग रही थी और सभी उसे देने में आनाकानी कर रहे थे। तभी वर्तमान पति अनुराग ने उसकी ओर अपनी नोट्स की कॉपी बढ़ाते हुए कहा, आप मेरी कॉपी ले लीजिए, शायद आपका काम हो जाएगा। रश्मि ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने एक लंबा गौर वर्ण का नवयुवक खड़ा था, जो उसकी ही कक्षा का था। उसे याद आया कि वह क्लास के मेधावी छात्रों में गिना जाता है। आमतौर पर उसने उसे दूसरों से कम बात करते ही देखा था, बल्कि कई बार तो क्लास की कई लड़कियों ने उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए मेलजोल बढ़ाने की कोशिश भी की थी, पर अंतर्मुखी प्रवृत्ति के अनुराग पर अपना जादू चलाने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी। ऐसे में आगे रहकर उसे कॉपी देना रश्मि को कुछ अजीब सा लगा।
परंतु अपना काम बनता देख वह धीरे से बोली, जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल अवश्य ले आऊँगी। वह मुझे जॉन्डिस हो गया था, तो मैं कुछ दिनों से आ नहीं पाई, इसलिए। रश्मि ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कहकर अनुराग आगे बढ़ गया। उस दिन के बाद से ही उसकी और अनुराग की थोड़ी बहुत बातचीत प्रारंभ हो गई। दोनों युवा थे। प्रथम मुलाकात के आकर्षण का ही असर था कि वे परस्पर धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे, परंतु यह पसंद कब प्यार में परिवर्तित हो गई, दोनों ही नहीं जान पाए। प्रारंभिक बातचीत में ही एक दिन अनुराग ने उसे बताया कि वह पटना का रहने वाला है। घर में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन है जो अभी स्कूल में है। पिता एक सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक हैं। घर के आर्थिक हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, सो वह यहाँ बनारस में अपनी पढ़ाई का खर्च भी ट्यूशन करके निकालता है। वहीं रश्मि भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और बनारस में ही उसके पिता बैंक में कार्यरत थे। उसके परिवार में एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका माँ के अलावा एक बहन और थी जो अभी कॉलेज के प्रथम वर्ष में थी। बीए कंप्लीट होते ही दोनों ने अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर में प्रवेश लिया, तो एक ही कॉलेज में होने के कारण दोनों का प्यार भी परवान चढ़ने लगा। अक्सर दोनों कॉलेज के किसी पेड़ की छांव तले सारी दुनिया से बेखबर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नजर आते। रश्मि अनुराग की फेमिनिज्म विचारधारा पर मोहित थी, तो अनुराग उसकी सरलता, स्पष्टवादिता और बुद्धिमत्ता का कायल था। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन गए थे। एक बार 2 दिन तक जब रश्मि कॉलेज नहीं आ पाई, तो दिन में न जाने कितनी बार अनुराग ने उसके पास कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज आ गए। तीसरे दिन जब लंच में दोनों कैंटीन में चाय पी रहे थे, तो अचानक अनुराग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, रेसू, जिस दिन तुम कॉलेज नहीं आती हो तो लगता है पूरा कॉलेज ही सूना है। अच्छा जी, इतने बड़े कॉलेज में क्या मैं अकेली ही पढ़ती हूँ? बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। रश्मि ने अपने आप पर इठलाते हुए कहा। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। स्नातकोत्तर करते ही दोनों ने एक साथ बैंक की परीक्षा दी और आश्चर्यजनक रूप से प्रथम प्रयास में ही रश्मि का 2 बैंकों में चयन हो गया। पर अनुराग अभी भी तैयारी कर रहा था। वैसे तो अनुराग उसे बहुत प्यार करता था, उसके साथ जीने मरने और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा भी करता। पैरों पर खड़े हो जाने के बाद अंतर्जातीय होते हुए भी दोनों ने अपने अपने घर में शादी की बात करने का भी प्रॉमिस किया। पर अपनी सफलता पर अनुराग उसे खुद से अधिक कुंठित सा लगा। शायद अपनी विफलता के कारण वह रश्मि की सफलता को पचा नहीं पा रहा था, पर रश्मि ने इसे सिर्फ अपने मन का वहम और असफलता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया समझा और उसे एक बार फिर से पूरी मेहनत से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। अनुराग के प्रयास रंग लाए और अगली बार उसे भी सफलता प्राप्त हो गई। दोनों की पोस्टिंग भी मुंबई में ही हो गई, जिससे दोनों ही अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित थे। चूंकि अब दोनों आत्मनिर्भर हो गए थे, तो दोनों के परिवार वाले शादी करने पर भी जोर दे रहे थे। अनुराग के परिवार वाले उदार विचारधारा के थे, सो वे सहज रूप से एक कायस्थ परिवार में ब्राह्मण बहू लाने को तैयार हो गए। उनका सोचना था कि कमाऊ बहू आ रही है तो अभी तक आर्थिक विपन्नता का दंश झेलते आए परिवार के सदस्यों को कुछ राहत तो मिलेगी। दूसरे बेटी की शादी में भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। परंतु कट्टर ब्राह्मणवादी विचारधारा के रश्मि के पिता इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। हाँ, माँ बीना अवश्य उदारवादी और यथार्थ विचारधारा की थीं। उनका मानना था कि यदि समाज से दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करना है तो अंतर्जातीय विवाह ही एकमात्र विकल्प है। अतः एक दिन उचित अवसर तलाश कर उन्होंने अपने पति से कहा, देखो जी, अपने समाज में तो कमाऊ लड़कों के रेट बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो अपनी आत्मनिर्भर बेटी के लिए हम इतना रेट क्यों दें? आखिर हमने भी तो अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाने में उतना ही पैसा और मेहनत लगाई है जितनी उन्होंने अपने लड़के के लिए। दूसरे ऐसे बिकाऊ लड़के के साथ हमारी बेटी आजीवन खुश भी रहेगी, इस बात की क्या गारंटी है? तो गैर जाति और अपने से निम्न कुल में बेटी को ब्याह कर अपना ही धर्म भ्रष्ट कर लें, तुम यही कहना चाहती हो ना? पिताजी ने कुछ आक्रोश से कहा। जी, कहाँ का धर्म और जाति? आप भूल गए अपनी उस इकलौती बहन को जिसका आपने देखभाल कर अपनी ही जाति, कुल और गोत्र में न केवल विवाह किया था, वरन अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दान दहेज भी दिया था।
परंतु फिर भी उसकी ससुराल वालों की मांगें कभी कम ही नहीं हुई। यही नहीं, ससुराल वालों ने उन्हें अपने तानों और अनुचित व्यवहार से इस कदर आजीवन आहत किया था कि वे ताउम्र घुटती रहीं। और एक दिन ऐसे ही कलह में आए हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली। फिर भी आप अपनी बेटी का विवाह अपनी जाति कुल में ही करने पर अड़े हैं। मुझे तो रश्मि की पसंद में कोई बुराई नजर नहीं आती। योग्यता और गुणों के समक्ष जाति कोई मायने नहीं रखती। माँ ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि अनुराग के साथ उसका जीवन सुखमय ही होगा। देखो, शादी कभी जाति और धर्म से सफल नहीं होती। उसकी सफलता तो पति पत्नी के परस्पर त्याग, समर्पण, सहयोग और समझदारी पर निर्भर करती है। कम से कम हमारी बेटी की पसंद का तो है अनुराग, फिर कोई दान दहेज का लफड़ा नहीं। अब दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना तो उन दोनों पर निर्भर है। माँ ने पिताजी को अपने तर्कों से लगभग निरुत्तर सा कर दिया। लंबी जद्दोजहद के बाद माँ के तर्कों की जीत हुई और एक दिन सादे से समारोह में रश्मि अनुराग की दुल्हन बन गई। शादी के बाद दोनों खुशी के कारण आसमान में उड़ रहे थे। हनीमून के लिए उन्होंने इंडोनेशिया के बाली को चुना। बाली द्वीप में चावल के हरे भरे खेत, अप्रतिम कलात्मक और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर रश्मि निहाल हो गई। फैशनेबल कपड़े धारण किए, आकंठ परस्पर प्रेमरस में डूबे। इस नवयुगल की खूबसूरती देखते ही बनती थी। देखते देखते कब हनीमून के 10 दिन बीत गए, दोनों को पता ही नहीं चला। वापसी में पैकिंग करते समय रश्मि बोली, अनुराग वे लोग बड़े खुशहाल होते हैं जिनके प्यार को शादी की मंजिल मिलती है, और हम उन प्रेमियों में से एक हैं। कहते हुए अनुराग ने उसे अपने बाहुपाश में आबद्ध कर लिया। मुंबई आकर दोनों ने अपना अपना बैंक ज्वाइन कर लिया। अक्सर नवदंपतियों के प्रेम को जब जीवन की सच्चाइयां अपनी गिरफ्त में लेने लगती हैं, जीवन जब कल्पनाओं से परे यथार्थ के धरातल पर अवतरित होने लगता है, तो प्यार हवा हो जाता है और प्यार की जगह तकरार और तनाव लेने लगता है। सो लगभग 8-10 महीने बाद ही उन दोनों के बीच भी घर की छोटी मोटी समस्याएं अब समय समय पर सिर उठाने लगी थी। प्रेम रस में डूबे रहने वाले नवयुगल के बीच अब यदा कदा बहस, ताना, आरोप प्रत्यारोप ने भी अपनी पैठ बनानी प्रारंभ कर दी थी। ऐसे ही एक दिन जब रश्मि शाम को बैंक से आकर चाय बना रही थी, तभी खुशी से दोहरे होते हुए अनुराग ने प्रवेश किया। लाओ लाओ, जल्दी से चाय पिलाओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूंगा। लो, चाय तो बन ही गई, अब बताओ क्या गुड न्यूज़ है। रश्मि अपना और अनुराग का चाय का कप लेकर डाइनिंग टेबल पर अनुराग के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अगले हफ्ते माँ और गुड़िया मुंबई आ रही हैं। अरे वाह, यह तो बड़े गजब की न्यूज़ है। पहली बार हमारे घर कोई आ रहा है, रश्मि ने उत्साहपूर्वक कहा। रेशु वे पहली बार अपने घर आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि हम उनका जमकर स्वागत सत्कार करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी तो शादी के बाद पहली बार ही मिलूंगी उन दोनों से। हम उन्हें पूरा मुंबई घुमाएंगे, बहुत मज़ा आएगा ना। रश्मि भी खुश होते हुए बोली, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे मैनेज करेंगे। तुम और मैं दोनों ही तो सुबह जाकर शाम को आ पाते हैं। ऐसा करना, उन दिनों तुम बैंक से 1 सप्ताह की छुट्टी ले लेना। छुट्टी क्यों लूँगी? ऐसे अगर किसी के भी आने पर छुट्टी लूँगी तो आफत मुसीबत और बीमारी हारी मैं क्या करूँगी। गुड़िया और मम्मी जी ही तो आ रही हैं। उन्हें भी पता है कि हम दोनों जॉब में हैं। घर में हर काम के लिए मेड है और सुख सुविधा का सारा सामान उपलब्ध है। आराम से रहें। ऑफिस से आने के बाद और शनिवार रविवार को तो हम उनके साथ ही रहेंगे ना। रश्मि ने अनुराग की बात काटते हुए कहा। यह सुनकर अनुराग एकदम भनभना गया और बोला, हारी बीमारी जब होगी तब देखा जाएगा। मुझे नहीं अच्छा लगता कि वे दोनों यहाँ अकेली बोर हों और हम दोनों ऑफिस में रहें। क्या सोचेंगी दोनों? अनुराग, इसमें सोचने जैसा तो कुछ भी नहीं है। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और फिर यदि तुम्हें इतना ही लग रहा है तो तुम ले लो छुट्टी और अपनी मम्मी और बहन को कंपनी दो। किसने मना किया है? रश्मि ने कुछ तेज से कहा। इतना सुनते ही अनुराग का पारा एकदम हाई हो गया और वह गुस्से में पैर पटकते हुए बोला, बहू का रहना जरूरी होता है, इसलिए मेरे छुट्टी लेने का कोई मतलब ही नहीं है। सदैव स्त्री पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले अनुराग के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनना उसे बहुत अजीब लगा।
अनुराग की जिस फेमिनिज्म विचारधारा पर वह मोहित थी, उस अनुराग के इन दकियानूसी विचारों को सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगा, पर इस समय उसने चुप रहना ही उचित समझा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।